अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता एक बार फिर से कशीदगी की लपेट में है और ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव ख़तरनाक हद तक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मौजूदा सूरत हाल कहीं ज़्यादा हसास नज़र आ रही है, क्योंकि सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि इसके असरात अब पूरी दुनिया पर पड़ सकते जैसे पहले पड़े थे। अमेरिका ने ऐलान किया है कि इसकी फ़ौज ने ईरान में नए फ़ज़ाई हमले मुकम्मल किए हैं। अमेरिकी हुकाम कहते हैं कि इन कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को महदूद करना और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। दूसरी जानिब ईरान ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। तेहरान कहता है कि वो हर हमले का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है और अगर इसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया तो जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। नाज़रीन, कशीदगी का जो सबसे अहम पहलू है वो है आबना हरमुज़। ये वो समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया के तेल की एक बड़ी मिकदार रोज़ाना गुजरती है। अगर यहाँ किसी किस्म की भी रुकावट पैदा होती है तो सिर्फ मशरिक़ वस्ता ही नहीं बल्कि एशिया, यूरोप, अमेरिका और दुनिया की बड़ी मईशतें भी मुतासिर हो सकती हैं। इसीलिए आलमी मंडियों में बेचैनी देखी जा रही है। सरमायाकार सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कहते हैं जी, अमेरिका अपने हरमुज़ का मुहाफ़िज़ होगा। उनके मुताबिक इस रास्ते से गुजरने वाले तमाम कार्गो जहाज़ों पर 20% फ़ीस वसूल की जाएगी। क्या कहते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप? वो ये कहते हैं कि आबना हरमुज़ खुली रहेगी, दीगर ममालिक आज़ादाना तौर पर इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन ईरान और उसके गाहक उनके लिए सख्त पाबंदियाँ नाफिज की जाएंगी। सदर ट्रंप ये भी कहते हैं कि अमेरिका पीर की रात और मंगल को ईरान पर भरपूर हमले करेगा। ये उन्होंने किए भी हैं। इसके बाद खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने के खदशात पैदा हो चुके हैं। इसी दौरान अमेरिका ने खित्ते में अपने फ़ौजी अड्डों और इत्तेहादी ममालिक की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ आलमी ताकतें मुसलसल ये कह रही हैं कि जनाब, फ़ौजी तसादुम किसी मसले का हल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम फ़रीक़ैन जो हैं वो ये अपील कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ। अगर कशीदगी बढ़ती है तो इसके असरात सिर्फ जंग तक महदूद नहीं रहेंगे। तेल मज़ीद महंगा हो सकता है, आलमी तिजारत मुतासर हो सकती है, समुद्री रास्तों पर दबाव बढ़ सकता है, महंगाई में इजाफा हो सकता है और दुनिया की मईशत को एक नए बहरान का सामना करना पड़ सकता है। और एक और अहम पेशरफ भी सामने आई है, वो है कि बरतानिया ने ईरानी पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है और इस फैसले के बाद बरतानिया में इस तंजीम की हिमायत गैर कानूनी होगी। बरतानवी हुकूमत ने नए रियासती खतरात से मुतालिक इख्तियारात के तहत 3 ग्रुपों को नामजद किया, जिनमें ईरानी पासदाराना इनकलाब, इस्लामी मूवमेंट ऑफ कंपेनियंस ऑफ द राइट और रूस की GRU वॉलंटियर कोर शामिल है। अब सवाल यह है कि क्या मौजूदा कशीदगी सिफारती मुज़ाकरात की तरफ जाएगी या फिर खित्ता एक नई जंग की तरफ बढ़ रहा है। और ये सिर्फ इमरान और अमेरिका का मामला नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आलमी अमन, तिजारत और मईशत से जुड़ा हुआ मसला बन चुका है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वाम डॉक्टर इरफान अली फ़ानी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के कीमती वक्त का। सर, MOU को अब मनसूख ही समझाया जाए, क्योंकि जिस तरह पहले तो बात सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक थी, अब हमले भी किए जा रहे हैं और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। इधर ईरान जवाब दे रहा है, जो ममालिक जहां पर अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं उनको निशाना बना रहा है और हालात बहुत कशीदा होते जा रहे हैं। तो अब MOU मनसूख समझा जाए? देखिए दिशान, डोनाल्ड ट्रंप ने एनकरा के अंदर ये कहा था नेटो समिट में आई थिंक इट इज़ ओवर, और ईरान की तरफ से अभी हमारे पास कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हम ये जो ओवर हो चुका है MOU। लिहाजा MOU तो वहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये एक जो MOU था ना, ये MOM बन चुका है। MOU जो था वो मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है क्योंकि उसके मुख्तलिफ आर्टिकल्स के हवाले से जो दोनों फ्रीक हैं उनकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस हैं। देखिए, जो सबसे बुनियादी चीज़ है ना वो ये है कि इस खित्ते का, वेस्ट एशिया का, मशरिक़ वस्ता का जो बैलेंस ऑफ पावर है ना, वो इन द फेवर ऑफ ईरान तब्दील हो चुका है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको जितनी जल्दी अमेरिका, इजराइल या दीगर खित्ते के ममालिक तस्लीम कर लेंगे, उतनी जल्दी इस खित्ते के अंदर अमन कायम हो जाएगा। देखिए, आपने 2 साल भी इस जंग को अगर प्रोलॉन्ग करना है ना, तो उसके बाद भी सिचुएशन या फंडामेंटल्स ऑफ सिचुएशन वुड नॉट बी चेंज। ये यहीं पे रहेंगे। ईरान ने अपनी जो धाक बिठानी थी इस जंग के अंदर वो बिठा चुका है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो पहले दिन से बहुत सारे मैं तजिया निगारों को सुन रहा हूँ मीडिया में भी, थोड़ी देर पहले भी 1-2 प्रोग्राम्स के अंदर, कि ईरान को वो मूर्त इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि जो दोबारा से जंग शुरू हो रही है इसका जो जिम्मेदार है ना वो ईरान है। देखें, इसका जो पहला पॉइंट था कि लेबनान के महाज पे आपने जंग बंदी करनी है और इजरायली फोर्सेस का इनखला करना है। तो जिस दिन MOU साइन हुआ था वह 1 घंटे के बाद इजराइल ने बैरूत के ऊपर अटैक कर दिया था, तो वहीं से MOU की वायलेशन होगी और अमेरिका ने उसको रोकने की कोशिश की। लेकिन सर, कता कलामी होगी। इसराइल सिग्नेटरी नहीं है ना इस MOU का, तो इसराइल को कैसे रोका जा सकता है फिर?
देखें, ये इजराइल जब आपने एमओयू में ये लिखा कि अमेरिका तमाम फ्रंट्स के ऊपर जंगों को बंद करेगा, और ये जो जंग थी जब ये शुरू हुई थी तो इस जंग के अंदर इजराइल, अमेरिका और ईरान 3 फरीक थे। अब जो जॉर्डन के अंदर या जो लेबनान के अंदर जो जंग स्टार्ट हुई है वो इसी जंग का पेश खैमा साबित हुई थी, क्योंकि वहां पे हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह अल्टीमेटली वो ईरान के एक प्रॉक्सी के तौर पर उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो बुनियादी तौर पर इसके ऊपर अमेरिका मुत्तफिक हो चुका था कि हाँ ये जंगबंदी होगी, और आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी ट्वीट्स भी ऐसी हैं जिसके अंदर उन्होंने नेतन्याहू को ये तनबीह की थी कि फौरन से आप लेबनान के अंदर जंग बंद करें। अच्छा, और जो दूसरा इसका आर्टिकल है वो तो आ जाता है आर्टिकल नंबर 5, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके कि वहां से गुजरने वाले जो जहाज हैं उनको ईरान फैसिलिटेट करेगा और इन 60 दिनों के अंदर कोई फीस चार्ज नहीं करेगा, जो ईरान नहीं कर रहा था। और ईरान की कोलैबोरेशन के साथ तमाम जहाज आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। अब मसला कहां से शुरू हुआ कि जब खामनाई साहब के जनाजे में ईरान बिजी था तो 3 ममालिक, सऊदी अरेबिया, कतर और एक और जहाज, वो फिर जो सदरन कॉरिडोर था वहां से वो गुजरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ये जो रास्ता था वहां से जहाज ना आ रहे थे ना जा रहे थे, और ये वो ममालिक थे जिनके ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात डेवलप हो रहे थे और को एग्जिस्टेंस की तरफ सऊदी अरेबिया, कतर और ईरान जाते हुए आपको नजर आते हैं। सदर पुज़िशकियान का बयान भी आपके सामने है कि उन्होंने इनको वेलकम किया था कि मैं इनको दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं इनकी तरफ। अच्छा, जब कतर और सऊदी अरेबिया वहां से जहाज गुजर रहे थे तो ईरान के लिए जो सबसे बुनियादी मसला है ना वो है इक्तिसादी मसला, कि इस जंग के बाद कहीं ना कहीं से उसको पैसे की जो आमदरफ्त है वो शुरू हो, और ईरान जो है वो जितनी भी तबाही हुई है इस जंग के अंदर वो हो, क्योंकि जो आपने सेकेंडरी सैंक्शंस को उठाने की बात की है उसका ताल्लुक कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस ने ना 2018 के अंदर जेएसपीओ में ये होने दिया था और ईरान को पता है कि अभी वो नहीं होने देगा, तो वो वाले पैसे तो इसके पास आने नहीं है। और दूसरी बात, जो $300 बिलियन है वो भी अल्टीमेटली कतर के रास्ते से ईरान को मिलते हैं, तो वो उसके अंदर भी काफी बैरियर हैं। तो ईरान ये चाह रहा था कि मुझे यहां से हर गुजरने वाले जहाज के ऊपर ट्रांजिट रूट के पैसे नहीं कि गुजरने की इजाजत मैं दे रहा हूं तो इसलिए पैसे, सर्विसेज फीस की बात की। और ये मैं अपने नाज़रीन के लिए बताना चाहता हूं, मलाक्का स्टेट हो, डार्डनल स्टेट्स हो या बासफोरस स्टेट्स हो टर्की के अंदर, ये तमाम ये वो स्टेट्स हैं जहां से सर्विसेज के चार्ज वहां के ममालिक, मलाक्का के अंदर इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वो ममालिक जो है वो वहां से वसूल कर रहे हैं। सर ये बात तो आपकी ठीक है फानी साहब, डॉक्टर साहब, लेकिन ये बात 60 दिन के बाद होना था, तायुन होना था कि ईरान फीस वसूल करता है या नहीं करता। सर उस दौरान जो इजाजत मिल गई थी ईरान को तेल सप्लाई करने की, उसकी मद में भी तो ईरान कमा ही रहा था पैसे। अब ईरान ने जो हमला हुआ, हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि वो ईरान ने ठीक अमल किया या गलत किया, लेकिन उसके नतीजे में दोबारा पाबंदी लग गई है, तो नुकसान तो फिर भी ईरान को उठाना पड़ रहा है सर। हाँ देखिए, ईरान जो है ना ये 50 सालों से नुकसान ही उठा रहा है। जेसीपीओ में आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया था, आप निकल गए, नुकसान ईरान का ही हुआ था। आपने जून में जंग शुरू की थी, नुकसान ईरान का हुआ था। आपने फरवरी में 40 रोज ये जंग शुरू की, ईरान का ही हुआ है। और अभी भी जेडी वैंस की स्टेटमेंट आपके सामने, जब वो लाइव टीवी पे कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप तो हमें ये कह रहे हैं कि ये जो मुद्दत है 60 दिन की, इसको आप ऑयल इंडस्ट्री जो है वो दुनिया की, उसको रीफिल करने के लिए इस्तेमाल करो, ताकि अगर हम जंग को रिज्यूम करते हैं तो यहीं से आपको अमेरिका की जो बदनीयती है, जो मिलिशियस अप्रोच है, वो आपके सामने आ जाती है कि वो इसको एक डिसेप्टिव ट्रिक के तौर पर इस एमओयू को ले रहा था, और एमओयू ईरान को उसके अंदर उलझा के वो दुनिया के अंदर अपनी जो ऑयल की जो कमी है उसको पूरा करके दोबारा जंग की तरफ आना चाह रहा था। तो बुनियादी बात ये है कि एक काम ईरान करता है और वो कहता है कि मैं पर बैरल $1 लेना चाहता हूं। यूरोप भी प्रोटोकॉल वॉलंटरली बना रहा है कि हम देने के लिए तैयार है, और अरब कंट्रीज भी इसके ऊपर एग्री हैं। लेकिन अमेरिका जब ईरान ले तो अमेरिका को प्रॉब्लम है, और वही बात अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जी मैं क्योंकि वहां पे अब आपको हर गुजरने वाले जहाज को सिक्योरिटी दे रहा हूं, लिहाजा कॉम्पनसेशन के अंदर 20% हम आपसे टोल टैक्स चार्ज करेंगे। अच्छा, ईरान करे तो ये जुर्म है, और अमेरिका और $1 है तो जुर्म है, और अमेरिका 20% कहे तो वो बिल्कुल जुर्म नहीं है, वो कानून। सर ये बहुत वैसे गैर संजीदगी का जो आलम है डोनाल्ड ट्रंप के, उनके इस बयान को कुछ संजीदा लेगा भी सही? मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क इस बयान को ना सिर्फ संजीदा भी नहीं लेगा और दूसरा है कि राजी भी इस पर नहीं होगा। क्या ख्याल है आपका?
देखिए ये बात तो आपकी बिल्कुल वजह है। अभी रूस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है कि ना तो भाई ये जंग हमने शुरू की थी, हम क्यों टैक्स दें 20%, और ना ही हम इसको खत्म कर रहे हैं, और ना ही ये जो जहाज रुके हुए हैं ये हमारी वजह से रुके हुए हैं। तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद है तो हमारी वजह से बंद नहीं है, तो हम क्यों आपको ये चार्जेस दें। जाहिर बात ये डिबेट बाहर की है, लेकिन हमने ये देखना है कि अमेरिका का एक सदर है और ऑफिशियल उसका प्रेसिडेंट है, और वो आके इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, और इसे स्टेटमेंट नहीं दी, कांग्रेस को एक लेटर भी लिख दिया है। देखें जो अभी रिसेंटली वहां पे वॉर एक्ट रेजोल्यूशन थी, उसके तहत तो आपने कांग्रेस से जाके परमिशन लेनी है कि मैं जंग को रिज्यूम करूं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उसने तो परमिशन लेना भी गवारा नहीं किया। उसने कहा जी मैं लेटर लिख देता हूं कि हम जिस जंग को रिज्यूम करने जा रहे हैं और मैं दोबारा नेवल ब्लॉकेड लगाने जा रहा हूं, और उसने ऑफिशियली कांग्रेस को ये बता दिया। तो मतलब ये है कि अब सिर्फ बात बयान की हद तक नहीं है, ये आप उसकी ऑफिशियल कांग्रेस को लेटर लिखना इस बात की दलील है कि अब वहां की ऑफिशियल स्टेटमेंट उसकी बन चुकी है। और इस सारे तनाजुर के अंदर, इस खित्ते के अंदर जो आने वाले जो अय्याम हैं वो इस खित्ते के ऊपर बहुत भारी हैं, और ये जो मामला है ये एक बड़ी जंग की तरफ दोबारा से जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह की स्टेटमेंट देकर, और बल्कि स्टेटमेंट से बात अब आगे बढ़ गई, जैसे आपने भी जिस तरफ इशारा किया है, ये 20% फीस की बात जो हो रही है, वो कहता है जी कि हम मुहाफिज होंगे इस खित्ते के, इस आबना हरमुज़ के, इसलिए हम फीस वसूल करेंगे। ये तो जवाज़ फराहम कर रहा है ना जी ईरान को, क्योंकि ईरान की ये आबना हरमुज़ है, उसकी हदूद में है, और मुहाफ़िज़ अगर देखा जाए तो वाकई इस्माइल वक़ाई साहब सही कहते हैं कि ईरान है इसका, तो जवाज़ फराहम कर दिए कि हाँ जी फ़ीस वसूली बिल्कुल जायज़ मुतालबा है ईरान का, और वो फ़ीस वसूल करेंगे भी। तो यही बात देखिए मैंने जो शुरू में की है कि एक ही काम है, और वो काम नेतन्याहू करे तो लीगलाइज है, डोनाल्ड ट्रंप करे तो लीगलाइज है, और अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री या जो ग्लोबल साउथ के ममालिक करें तो वो जो है वो एक जुर्म बन जाएगा और इंटरनेशनल लॉ। अभी आप मार्को रूबियो ने कल एक आर्टिकल लिखा है वॉल ऑफ स्ट्रीट के अंदर, जहां पे वो आईसीसी को बंद करने की धमकी दे रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो कहीं कल को नेतन्याहू के ऊपर या ट्रंप के हवाले से कोई ऐसी चीज ना आ जाए, हालांकि अमेरिका उसका रेटिफिकेशन अमेरिका ने नहीं की हुई। तो यहीं से आपको अमेरिका की मुनाफकत, उनकी दोगली पॉलिसी नजर आ रही है कि ये जो एमओयू और ये जो सारा ढकोसला इन्होंने लगाया हुआ है, ये अल्टीमेटली लोगों की इंटेंशन को दूसरी तरफ करने के लिए है। और अल्टीमेटली आप देखते हैं कि इस खित्ते के अंदर जो ईरान इस वक्त जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकली इस जंग को जीतता है, इसको ये रिवर्स करना चाह रहा है। जिस दिन एमओयू साइन करके तो बड़े फख्र से ये दुनिया को बता रहा था डोनाल्ड ट्रंप कि देखिए जी मैं दुनिया में पीस ले आया हूं और हमारा एमओयू साइन हो चुका है और बहुत ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, और आपने उसके एक पहले आर्टिकल के ऊपर भी कि लेबनान के अंदर आप जंगबंदी होगी, आप तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सके। तो बात यह है कहने की कि दुनिया के अंदर जो डिप्लोमेटिक मेजर्स होते हैं ना, जब तक उसके पीछे मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर ना हो, प्रोजेक्शन ऑफ पावर ना हो, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर ना हो, हमेशा दूसरे जो आपका फरीक होगा मुखालिफ, उसकी शर्तों पे निगोशिएशन होगी। पहली जंग अजीम हुई थी, सारा इल्जाम टर्की पर लगा, लुजान एग्रीमेंट हुआ, सीवरे एग्रीमेंट हुआ, और उसमें कोई भी बात तुर्की की नहीं मानी गई। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, जर्मनी के ऊपर इल्जाम लगा, 2 साल पहले तक जर्मनी दूसरी जंग अजीम को शुरू करने की इंडेमिटी भरता रहा है। ईरान को इस बात का पता है कि मेरे पास एक ही लेवरेज का पॉइंट है, एंड दैट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और अगर मैं उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं और कल को दोबारा से अमेरिका मुझ पे हमला कर देता है, तो फिर मैं किसको जाके मुंह दिखाऊंगा। तो बात यह है कि मेरे पास जी डॉक्टर साहब, मैं चूंकि वक्त हमारे पास कम है, मैं चाहूँगा सारे मौजूद सारी बातों जो है उनके सवालात आपसे पूछे जाएं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया है, बहरीन हो या कतर हो, इस अमल से जो थोड़ी बहुत हिमायत हासिल थी ईरान को, क्या वो खो नहीं देगा? और ख़ासतौर पर कतर वो मुल्क जो सालिसी में शरीक था और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था, उनके जो अभी वफात भी हुई है वहाँ पे खलीफा हमद की भी, तो इस मौके पर कतर को निशाना बनाना, क्या ये आप समझते हैं कि ये दानिशमंदाना फैसला है ईरान का? देखिए, ईरान को एक बात तो बिल्कुल मैं इससे मुत्तफिक हूं कि ईरान ने ओवर रिएक्ट किया है और अमेरिका ने उससे बढ़ के ओवर रिएक्ट किया है। मतलब ये इतना बड़ा इशू नहीं था कि दोबारा से आप जंग की तरफ आते। आप डिप्लोमेटिक मेजर्स, पाकिस्तान मेडिएटर था, कतर मेडिएटर था, आप कॉल करके अपनी रिजर्वेशन बता सकते थे कि देखें ये सारा कुछ हो रहा है, इसको रोक के, वरना मैं इनके ऊपर अटैक कर दूंगा, और फिर आप बाद में अटैक कर देते। एनी हो, सूरत हाल जो है वो एस्केलेट कर गई। अब आपने जो सवाल किया कि जो अटैक्स हो रहे हैं अरब कंट्रीज के ऊपर, इन अटैक्स में और जो पहले अटैक्स हो रहे थे उनमें फर्क है, जो एमओयू से पहले हो रहे थे। एमओयू से पहले होने वाले जितने अटैक्स थे उनके अंदर डिसैलिनेशन प्लांट्स, एनर्जी, उनके जो प्लांट्स थे, उनकी ऑयल इंडस्ट्री और निशाना बन रही थी, और बीच में अमेरिकन बेसेस भी थी। लेकिन अब जो ईरान अटैक्स कर रहा है
उसके अंदर कोई भी उनका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल नहीं है। अच्छा। ऑयल फैसिलिटेशन शामिल नहीं है वहां पे, और वो सिर्फ अमेरिकन बेसिस हैं। Okay. तो जो अमेरिकी बेसिस हैं, चाहे बहरीन के अंदर हो तो फिफ्थ फ्लीट के ऊपर, कतर हो तो वहां पे अल उदैद के ऊपर आपको हो रहा है, और सऊदी अरेबिया के ऊपर भी अभी वो तो चलो यमन वाली जो सूरत हाल है वो जरा खराब हो गई है, और हौती बागी आपसे बिल्कुल बात करनी है। जी 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 आप बात कंप्लीट कर लें। तो इस वजह से ये जो एतमाद की फिजा है, अगरचे इसमें थोड़ा सा फासले तो बढ़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इस खित्ते के अंदर तमाम अरब ममालिक को ईरान की शराइत के ऊपर ही आना है। अल्टीमेटली जब भी 2 साल भी आप इसको प्रोलॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि ईरान को आप यहां से कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते। ईरान वहां पे मौजूद है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उसके पास है, बैलिस्टिक मिसाइल की बड़ी टेक्नोलॉजी उसके पास है। IRGC को आप दहशतगर्दी भी करार दे देंगे तो क्या जो ईरानियन लोग हैं वो उसको दहशतगर्द समझ लेंगे? उसकी वहां पे पॉलिटिकल रियलिटी के तौर पर वो मौजूद रहेगी। तो इस वजह से वक्ती तौर पर ये मामला जरूर खराब होंगे, जैसे पहले भी हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि अरब कंट्रीज के पास कुछ दूसरे ऑप्शन नहीं है, जब तक के कुछ अल्टरनेट रूट्स आपको मिल जाएं, जैसे अल फजीरा एयरपोर्ट के ऊपर UAE काम कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं 18 माह के अंदर एक नया वहां पे पोर्ट बना लूंगा, या अल्टरनेट जो कि रिलायंस जो है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर वो कम हो सके, लेकिन वो बनाते बनाते आपको सालों लग जाते हैं। तो इस वजह से तब तक तो अल्टीमेटली आपने ईरान के साथ चीजों को सेटल करके ही चलना है। बिल्कुल ठीक है सर। अब आखिरी सवाल आपसे, आपने चूंकि खुद भी जिक्र किया यमन का, सऊदी अरब के किरदार का, हौसियों की तरफ से जो हमला किया गया है सऊदी अरब पर, अब हौसियों को प्रॉक्सी समझा जाता है ईरान की, जिस तरीके से सऊदी अरब की आप समझते हैं कि क्या इस हमले के बाद इन्वॉल्वमेंट हो सकेगी इस सारे मुद्दे में? और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के लिए बड़ा फिर सेंसिटिव स्पॉट होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा, सिक्योरिटी मुआहदा सऊदी अरब का हुआ है, सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला समझा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। पाकिस्तान की इसमें मौके पर फिर क्या रोल होना चाहिए? ओवरऑल ये सारा मैं सिनेरियो जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, यमन के अंदर ना अमूमन ईरानियन जो जहाज हैं वो आते रहते हैं, उनके जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सना के, जो कि हौती बागियों के कब्जे में है, तो वहां पे जब दूसरा ये जिस दिन खामनाई साहब का जनाजा था, तो वहां पे वो उन्होंने कोई चीजें छोड़नी थी, अद्वियात वगैरह, और फिर वापसी पे उस डेलीगेशन को जनाजे के लिए लेके जाना था। तो उसके बाद एक और ईरानियन जब वहां पे प्लेन आया तो उसके ऊपर अटैक हुआ यमनी गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट है यमन के अंदर। तो वहां से फिर हौती बागी जो हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, क्योंकि सना के अंदर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ पहले गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वहां पे ईरानियन प्लेन्स आ रहे थे। तो रिजल्टेंट फिर जो यमन जो हौती बागी हैं उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया के अंदर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर अटैक्स किए हैं। तो इसके बाद जो एक मैसेज है इसके अंदर वो है बाबुल मंदेब की बंदिश का, कि ईरान जो है वो ये भी पैगाम दे रहा है कि अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर नेवल ब्लॉकेड लगाने जा रहे हैं तो अल्टीमेटली हौती बागी ये पैगाम आपको देते हुए नजर आ रहे हैं कि बाबुल मंदेब को भी बंद किया जा सकता है आने वाले दिनों में, और यहाँ से गुजरने वाले भी जितने भी शिप्स हैं उनके ऊपर भी अटैक्स हो सकते हैं। और जब दोनों जो आपके चोक पॉइंट्स हैं वो बंद हो जाएंगे, तो जहां 6 माह लगे थे दुनिया की इकोनॉमी को कोलैप्स होने में, वहां पे 1 हफ्ते के अंदर उनकी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो सकती है। लिहाजा अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए ये वाली चीज आपको नजर आ रही है। जो दूसरी बात आपने की है कि पाकिस्तान खुद वहां पे मौजूद है, तो बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल 2014-15 में भी हुई थी, और पार्लियामेंट के अंदर न्यूट्रल रहने की भी बात की गई, और लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनना, और जनरल रहील शरीफ जो है वो वहाँ पे आज तक वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि उसको हेड कर रहे हैं और सरबराह के तौर पर। तो करंटली पाकिस्तान कोई कैटेगोरिकल ऐसा रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से नहीं आएगा। अल्टीमेटली पाकिस्तान भी इंतहाई हिकमत के साथ तमाम अरब ममालिक को ये बात रियलाइज करवा रहा है कि आप वो ना करें जो इजराइल और अमेरिका चाहता है, ये खित्ता जो है ये आपस में लड़ पड़े और अल्टीमेटली वो बाहर से देख के तमाशा देखते रहे। बिल्कुल ठीक है सर। पाकिस्तान का किरदार, जैसे कि आप इशारा भी कर रहे हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त और काबिल तहसीन। हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कैसे किरदार होगा। डॉक्टर इरफान अली फ़ानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, एक तो ये चैलेंज है मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, बहुत बड़ा चैलेंज। एक और चैलेंज जिसका दुनिया को सामना है वो है इस दुनिया में जिस तरीके से मौसमियाती तब्दीली नुकसान पहुँचा रही है, बारिशें मामूल से ज़्यादा हो रही हैं, सारे मामलात हैं, इस पर बात करेंगे और दुनिया को क्या इक़दाम उठाने चाहिए इस पर भी गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली अब किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुश्तरका चैलेंज बन चुका है,
और चंद साल पहले तक मौसमियाती तब्दीली सिर्फ माहिरीन की रिपोर्ट्स में नज़र आती थी, लेकिन आज इसके असरात दुनिया के हर खित्ते में वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त अगर एशिया की बात की जाए तो मुख्तलिफ ममालिक शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाब का सामना कर रहे हैं। चीन में मुसलसल मूसलाधार बारिशों ने कई सूबों में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। मुतादिद शहर ज़ेर आब आ चुके हैं, सड़कें और पुल मुतासर हुए हैं और हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि इमदादी टीमें मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। उधर बांग्लादेश में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। शदीद मानसून बारिशों ने लाखों अफराद को मुतासर किया है। कई अजला में नशेबी इलाके पानी में डूब चुके हैं। ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचा, जबकि साफ़ पानी, खुराक और तिब्बी सहूलियात की फराहमी भी एक बड़ा चैलेंज बन गई है। ये मनाजिर देखकर एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान भी एक मरतबा फिर ऐसे ही ख़तरनाक मौसम की तरफ बढ़ रहा है? माहिरीन मौसमियात का जवाब है कि ख़तरा मौजूद है। महकमा मौसमियात पहले ही खबरदार कर चुका है कि मानसून के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं और शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी नदी नालों में तूग़यानी और बाज़ दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया गया है। इस सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये बताएगा कि पहला सवाल तो ये कि पहले कभी इस तरह के हालात पैदा होते थे मौसमियाती, तो वो कभी कभार होते थे, कुछ सालों के बाद हम ऐसे मनाजिर देखते थे, लेकिन अब हर गुजरता साल पहले से ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है आवाम के लिए। बारिशें बढ़ रही हैं, सैलाबी सूरत हाल में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान भी इससे मुतासर हो रहा है। बुनियादी सवाल जो एक आम आदमी के जहन में पैदा होता है, वजूहात क्या हैं इसकी? जी बिल्कुल, ये मौसमियाती तब्दीली है और ये वो वार्निंग्स है जो साइंसदान आज से कुछ दहाइयों पहले से देते आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना क्लाइमेट एक्शन जो है वो और स्ट्रॉन्ग करें। आप अपनी डेवलपमेंट को देखें किस तरह से क्या वो ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स और इन पर करते रहेंगे तो ये खतरनाक हद तक दुनिया में जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। और जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो दुनिया के जो मौसमियाती पैटर्न्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई नए किस्म का जो है वो पैटर्न देखेंगे। इसका ये मतलब है कि जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वेदर पैटर्न्स है उनमें शिद्दत आ जाएगी, या आप कह सकते हैं कि वो सॉर्ट ऑफ जैसे स्टीरॉयडल इम्पैक्ट होता है जो हम देख रहे हैं अभी मुख्तलिफ खित्तों में। जो पहले होता था हीट वेव आती थी, सरफेस हीट वेव कहते थे मुख्तलिफ इलाकों में, और कभी कभी आती 2015 में हीट वेव आई। उसके बाद हमने उससे पहले हार्डली इस किस्म की हीट वेव देखी थी, लेकिन 2015 के बाद जो है वो 2024 गर्म तरीन साल और मुसलसल गर्म तरीन साल। अब जो हीट वेव आ रही है वो समंदरों से शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने जो कार्बन सिंक्स है या ग्रीन हाउस गैस जो अपने अंदर जज्ब करते हैं, जंगलात और ये आपके समंदर, जंगलात काट दिए हमने, बहुत ज्यादा कम कर दिए, इसलिए समंदरों पे बर्डन पड़ गया। अब समंदरों से जो ये वेदर पैटर्न शुरू होता है गर्मी के, जो हीट डोम बनते हैं, टाइफून्स बनते हैं, जो चाइना में टाइफून बावी है, यूरोप की हीट वेव है, यूएस की हीट वेव है, ये सारी समंदर गर्म होने की वजह से हुए हैं। और साउथ एशिया में जो पाकिस्तान है इसमें भी एल नीनो की वजह से शदीद गर्मी और बारिशें उस तरह से नॉर्मल बारिश नहीं हो रही। अब आप देखते हैं कि कम है, लेकिन जब भी होती है तो शदीद, ऊपर से ग्लोव शुरू हुए हैं तो वो मजीद खतरे की बात है। अच्छा, कार्बन का अखराज जो है पाकिस्तान का, तो उस पर रोल बहुत कम है, शायद 1% से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। जिस तरह आपने इशारा भी किया है कि दरख्तों की कटाई इसकी बहुत बड़ी वजह है, तो पाकिस्तान इस वजह से ज़्यादा इससे मुतासर हो रहा है। देखिए, इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो वो है कि जो ग्लोबल जो दुनिया में मौसमियाती तब्दीली हो रहे हैं उसके असरात पूरी दुनिया में आएंगे, खास तौर पे उन मुल्कों में जिनका कोई रोल नहीं है लेकिन वो बेचारे बदकिस्मती से बहुत वल्नरेबल हैं। तो एक तो ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमियाती तब्दीली की वजह से किसी और ने और भरे कोई और, क्योंकि हम अमीर मुल्क नहीं है, हम तरक्की याफ्ता नहीं है जो फौरन रिकवर कर जाए। तो ये जिन्होंने तरक्की की थी उनकी वजह से हम भुगत रहे हैं कि जो तरक्की जिस तरह से की थी वो साफ तरीकेकार नहीं था। अब हमारा मसला ये है कि एक तो वो ग्लोबल है ही, लेकिन अब लोकल मसला भी है। लोकली ये है कि हमें पता था कि ये मौसमियाती तब्दीली का मसला ग्लोबल है, तो हमें उस हिसाब से अपने घर में उसको एक्शन को स्ट्रेंथन करना चाहिए था। जंगलात के प्रिजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, माहौलियात और ये सारी चीजें, पानी के ज़खायर, और हमने उसको कुछ नहीं किया। उल्टा हमने भी अपनी जो डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है उसको कनेक्ट कर लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर से, ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर से, दरियाओं को काट के, जंगलात काट के, तो उससे वो मजीद मसला बिगड़ रहा है। तो ग्लोबली तो है ही, लेकिन अब हमारी अपनी वजह भी शामिल है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी राइटली पॉइंट आउट किया है कि जो पानी आता है ना तो हम इसको रिजर्व करते हैं और इसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है। ये वो मुल्क है शायद कि आधा जो साल है तकरीबन वो पानी की कमी का सामना इसको होता है, उसकी वजह से हम बात होती हैं, और आधा साल जो है वो पानी की ज़्यादती की वजह से होती हैं।
अब चूंकि इस तरह के इक़दाम जो हैं वो रातों रात नहीं हो सकते, टाइम टेकिंग होते हैं, आपके ख्याल में बीइंग एन एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करती हैं गवर्नमेंट को आज से कौन से ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि जिससे हम आज से 10 साल 20 साल के बाद अपनी आने वाली नस्लों को महफूज बना सकें? देखें, जितना शोर हम मचाते हैं ना इकोनॉमी, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ और ये सब, उतना ही शोर हमें क्लाइमेट एक्शन में भी मचाने की जरूरत है और इसको डेवलपमेंट की तरजीह और फिस्कल प्लानिंग की तरजीह दें। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है हम देखें, प्लान करें कि किस तरह से जो है क्लाइमेट चेंज के मसले, देखें पूरा मुल्क, कहीं पहाड़ है, कहीं समंदर है, कहीं जंगलात है, कहीं सहरा है, हर जगह का टेम्परेचर, हर जगह की वल्नरेबिलिटी अलग है, हर जगह की कम्युनिटीज अलग है। उसके लिए प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। ज़राअत को तरजीह देने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। आबी ज़खायर की किल्लत है तो स्टोरेज और बाकी मैनेजमेंट पे गौर करें। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, एडहॉकिज्म पे नहीं करें, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और उसको उसी तरह ट्रीट करें जैसे हम नेशनल सिक्योरिटी को ट्रीट करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी अब आपका ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। आप ऐसे खित्ते में जहां आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपकी ज़राअत पानी पे डिपेंड करती है और पानी अब क्लाइमेट चेंज कंट्रोल करता है आपके नेबर के साथ साथ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें अपनी तरजीहात ठीक करने की जरूरत है। जहां तरजीहात ठीक हो गई वहां आइंदा आने वाले कुछ सालों में, ठीक है जल्दी नहीं देखेंगे, लेकिन कम से कम हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी हो सकती है अगर हम इसको क्लाइमेट एक्शन को स्ट्रॉन्ग कर ले अपने मुल्क में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। ठीक है। अच्छा, जब भी सैलाब आता है, जैसे 2022 का सैलाब हमारे सामने है, उसके असरात भी बड़े ही जानलेवा थे, बीमारियां जन्म लेती हैं, बहुत सारे ऐसे अमराज जन्म लेते हैं, तो दूसरा जो फैक्टर है वो ये भी है कि सेहत की सहूलियात पर भी तवज्जो दी जाए और ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए भी कोई इक़दाम किए जाए। देखिए, एक तो नैरेटिव का मसला है कि हमें लगता है कि यूजुअली एक हमारे मुल्क में भी कि हम समझते हैं सैलाब ही क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन ये जो साइलेंट किलर है हीट वेव, ये फील लाइक जो टेम्परेचर हीट इंडेक्स, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मल्टी ईयर रिपोर्ट है कि वो कहते हैं कि ये ज़लज़ले और सैलाबों के नुकसान कंबाइन करें तो हीट वेव के नुकसान इतना बड़ा नुकसान होता है। अच्छा। तो ये सबसे ज्यादा पब्लिक हेल्थ का कंसर्न है। सैलाब से तो चले पानी खड़ा है, उसमें बीमारियां पैदा होती है, लेकिन गर्मी की वजह से वायरस, बैक्टीरिया, पेट की बीमारी, फिर साइकोलॉजिकल मसाइल, फिर उस साइकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन की वजह से जेंडर बेस्ड वायलेंस भी होता है। और मतलब इंसान कंसंट्रेशन नहीं हो पाती। मजदूर जो ओपन में काम कर रहे हैं, जो आपके दिहाड़ीदार बंदे हैं, उनके लिए कोई फैसिलिटीज नहीं होती कि वो वर्किंग आवर्स हम चेंज नहीं करते, हमें लगता है ये नॉर्मल है गर्मी पड़ी। तो वो सबसे बड़ा मसला है, हमें उस पर भी उसी तरह ध्यान देना होता है, तैयारी पे, पेश के इकदाम पे। जैसे हम अभी सैलाबों की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी हमारी तरजीहात का और प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। जो डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी इतनी कैपेसिटीज ही नहीं कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि इसका क्वांटम ऑफ इशू क्या है, कितना बड़ा मसला है ये। तो पब्लिक हेल्थ और अस्पतालों में ये नहीं रिपोर्ट होता क्लाइमेट चेंज की वजह से हार्ट अटैक हो गया। इतनी शदीद गर्मी में कोई भी 30 मिनट से ज्यादा बाहर रहता है तो उसको हार्ट अटैक, डिहाइड्रेशन और ये सारे मामला होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में उसको लिंक नहीं किया जाता। तो ये एक चैलेंज है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, बड़ी तफसील से आपने इस पर बात की है और जो सजेशंस आपने दी हैं अगर उस पर हुकूमत अमल दरामद करती तो यकीनन इस मसले से निपटा जा सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप दो कौमी नज़रिए से बखूबी वाकिफ़ हैं। हम बात करेंगे दो पासपोर्ट नज़रिए पर। ये नज़रिया क्या है, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। नाज़रीन, बात कर लेते हैं कि ऐसे फैसले की जिसने सियासी हलकों से लेकर आवाम तक एक नई बहस छेड़ दी है। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क महंगाई, बेरोज़गारी, बढ़ते हुए कर्ज़ों और सरकारी अखराजात में कमी की बात कर रहा है, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने एक ऐसा बिल मंजूर किया है जिस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। ये बिल साबिक़ अरकान पार्लियामेंट को सरकारी ब्लू पासपोर्ट देने से मुताल्लिक है। तफ़सीलात के मुताबिक सेनेटर अब्दुल कादिर की जानिब से पेश किए गए द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सैलरीज एंड अलाउंसेस तरमीमी एक्ट 2026 को कायमा कमेटी ने मंजूर कर लिया है। बिल के मुताबिक सिर्फ साबिक़ अरकान पार्लियामेंट ही नहीं बल्कि उनकी शरीक हयात और 28 साल से कम उम्र ज़ेर कफ़ालत बच्चों को भी मुफ्त ऑफिशियल यानी ब्लू पासपोर्ट की सहूलत देने की तजवीज़ दी गई है। इस बिल के जो हामी हैं वो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि साबिक़ अरकान पार्लियामेंट ने भी मुल्क की कानून साजी, पॉलिसी साजी और रियासती उमूर में खिदमात अंजाम दी हैं, इसलिए उन्हें कुछ सरकारी सहूलियात मिलनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि जब रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज़ और उनके अहल खाना को यह सहूलत पहले से हासिल है तो साबिक़ अरकान पार्लियामेंट को भी उसी मयार पर देखा जाना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, असल सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या मौजूदा मुआशी हालात में ये वाकई कौमी तरजीह होनी चाहिए
जब एक आम शहरी महंगाई, बिजली और गैस के बढ़ते हुए बिलों, रोजगार के मसाइल और कम होती क़ुव्वत ख़रीद से परेशान है, तो क्या ऐसे वक्त में साबिक अवामी नुमाइंदों के लिए नई मराद का इजाफा आवाम के लिए काबिल कबूल होगा? ये भी एक हकीकत है कि हुकूमत मुसलसल कफ़ायतशारी, गैर ज़रूरी अखराजात में कमी और माली नज़्मो ज़ब्त की बात करती रही है। ऐसे में नाक़दीन ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या नई मराद देना इसी पॉलिसी से मुताबिकत रखता है? एक और अहम सवाल भी सामने आता है कि अगर मुसावात ही उसूल है तो क्या सिर्फ साबिक अरकान पार्लियामेंट ही नहीं बल्कि वो सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा, डॉक्टर, साइंसदान, सिक्योरिटी फोर्सेस के रिटायर्ड अफसरान और शोहदा के ख़ानदान भी ऐसी ही खुसूसी सहूलियात के मुस्तहिक नहीं जिन्होंने बरसों मुल्क व कौम की खिदमत की? दूसरी जानिब बिल के हामी ये दलील देते हैं कि ब्लू पासपोर्ट कोई माली इनाम नहीं बल्कि एक सरकारी शनाख्त है और कई ममालिक में साबिक आला सरकारी ओहदेदारों को भी मुद्दत मुलाजमत के बाद मखसूस सफरी सहूलियात दी जाती हैं। उनके मुताबिक इस इक़दाम को गैर ज़रूरी तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। ये मामला सिर्फ एक पासपोर्ट का नहीं बल्कि रियासती वसाइल, तरजीहात और एहतसाब के तसव्वुर का है। तो मामला इतना सादा बहरहाल है। और आखिर में बात करेंगे नाजरीन एक ऐसे मामले की जिसका ताल्लुक़ सियासत से नहीं है, किसी सियासी जमात से भी नहीं है, बल्कि हर घर के हर ख़ानदान, हर फ़र्द से है। ये क्या मामला, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि ऐसे मसले की बात करेंगे जो सियासत से ताल्लुक़ नहीं रखता, ना ही किसी सियासी जमात से, बल्कि हर घर, हर ख़ानदान और हर आम शहरी की रोज़मर्रा ज़िंदगी से इसका ताल्लुक़ है। ये मसला है महंगाई का, और महंगाई भी ऐसी चीज़ की जो दस्तरखान की बुनियादी ज़रूरत है, यानी रोटी। कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क में आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल होने लगे तो ये सिर्फ कीमतों का मसला नहीं रहता बल्कि मईशत, हुक्मरानी और आवाम की ज़िंदगी के मयार का सवाल बन जाता है। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन ने एक मरतबा फिर रोटी और नान की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि आटे, मैदे, LPG, बिजली, मजदूरी, दुकानों के किरायों और दीगर अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस पुराने सरकारी निर्खों पर कारोबार जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। नान बाई एसोसिएशन के मुताबिक अब सादा रोटी 25 रुपये जबकि नान 35 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। एसोसिएशन का यह भी कहना है कि अगर हुकूमत ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो वो एहतजाजन तनूर बंद करने पर भी गौर कर सकते हैं। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया का मौक़िफ़ इससे ज़रा मुख्तलिफ है। इंतज़ामिया का कहना है कि कीमतों में एक तरफ़ा इजाफ़ा किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। सरकारी निर्खनामे मौजूद हैं और उन पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। हुकाम ने खबरदार किया है कि मुकर्ररा निर्खों से ज़्यादा कीमत वसूल करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि कराची समेत दीगर शहरों से भी रोटी की कीमत बढ़ने की इत्तलात सामने आ रही हैं, जहाँ कई इलाकों में 20 रुपये वाली रोटी 25 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। यहाँ असल सवाल सिर्फ 5 रुपये या 10 रुपये इजाफे का नहीं है। असल सवाल यह है कि आखिर आम आदमी कितनी महंगाई बर्दाश्त करेगा। एक दिहाड़ीदार मजदूर, एक रिक्शा ड्राइवर, एक रेडीवान, एक फैक्ट्री वर्कर या एक कम तनख्वाह वाला मुलाजिम जिसकी आमदन पहले ही महदूद है, वो अपने ख़ानदान का ख़र्च कैसे चलाए? क्योंकि जब बुनियादी ज़रूरतें ही रोज़ बरोज़ महंगी होती जाएं तो सबसे पहले मुतासर होने वाला तबका भी वही होता है जिसकी आमदन में इजाफा नहीं होता। एक और अहम सवाल ये भी है कि अगर नान बाई वाकई नुकसान में है तो क्या हुकूमत ने उनके मसाइल हल करने के लिए कोई मौसर हिकमत अमली बनाई है? और अगर हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि मौजूदा निर्ख ही दुरुस्त हैं तो फिर बाज़ार में निर्खों पर अमल दरामद क्यों नज़र नहीं आता? क्या सिर्फ निर्खनामे जारी कर देना काफ़ी है या इन पर मौसर निगरानी भी रियासत की जिम्मेदारी है? महंगाई सिर्फ आदाद शुमार से नहीं नापी जाती बल्कि इस बात से अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक आम शहरी अपनी आमदन से कितनी आसानी या मुश्किल से अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। तो हुकूमत को सोचना होगा एक आम आदमी के बारे में। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। दस्तक से ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।